आज मैं आपके सामने दोस्तों लेकर आया हूं 7 नंबर क्वेश्चन से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को D2 आपके एग्जाम में जो छपेगी वो सारा क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बस मेरे भाई आप लोग चुकू मुकू बैठ कर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इस स्टोरी को सुनने की कोशिश कीजिए, मजा आएगा मेरे लाडला, उम्मीद करता हूं भाई। जैसे क्वेश्चन है भाई, कोई ऐसा बंदा नहीं है मेरे भाई जिनके पास ये क्वेश्चन ना आया होगा कि मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं। मांग की कीमत लोच को विभिन्न श्रेणी में क्या है, या दोस्तों मांग की कीमत लोच क्या है। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में चर्चा करें। यह आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा और आपको लिखना भी होगा। आइए मेरे लाडला सबसे पहले बहस करते हैं इस टॉपिक पे कि मांग की कीमत लोच क्या है। किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, याद रखिए दोस्तों, याद रखिएगा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन तथा मांग में मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन की मांग को दोस्तों कीमत लोच कहते हैं। नहीं समझ में आया सर, पगला मास्टर ने क्या क्या पगला जैसा बताया सर, नहीं समझ में आया ओ मेरे लाडला, नहीं समझ में आया। आइए सर मैं इसे विस्तार पूर्वक बताता हूं भाई। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके पेपर में ये आपका 5 मार्क्स का हो तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा 5 मार्क्स का एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का और 2 आपका आएगा ऑब्जेक्टिव में। इसलिए दोस्तों इसे हम सेपरेट में लेकर चलता हूं। मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कीमत, मांग की कीमत लोच, याद रखिए मेरे भाई क्या मांग, जी हाँ प्यारे गौर से सुनेगा, मांग की कीमत लोच की मत, याद रखिए भाई मांग की कीमत लोच, याद रखिए मेरे भाई मांग की कीमत लोच। मेरे दोस्तों मांग की कीमत लोच अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर हमारा क्या कीमत, जी हाँ कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, याद रखिएगा प्रतिशत परिवर्तन, याद रखिएगा मेरे भाई। और मेरे दोस्तों मात्रा, जी हाँ दोस्तों क्या मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मेरा बात को गौर से सुनेगा, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो बताएंगे सर मोहब्बत से बताएंगे सर मांग की कीमत लोच। अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे मेरे रसगुल्लो तो कॉपी पे लिख लीजिएगा। इसे हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मोहब्बत से बोलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू दोस्तों हमारा क्या होता है भाई, तो बताएंगे सर डेल्टा। जी हाँ दोस्तों क्या बताएंगे सर हमारा, ध्यान से देखेंगे दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे दोस्तों कुछ और लिखा भाई डेल्टा क्यू अपन, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई क्या बोलते हैं भाई इसे हम लोग, तो बताएंगे सर डेल्टा क्यू अपन पी इंटू सर डेल्टा पी अपन क्यू। ये सर हमारा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला से आपके पेपर में भर भर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। और मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से दोस्तों ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी न्यूमेरिकल से। खैर मैं और भी बताऊंगा, डोंट वरी भाई। फिलहाल मेरे दोस्तों आप लोगों को मांग की कीमत लोच का परिभाषा पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बताइएगा मेरे भाई कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तथा मात्रा में मांगी गई प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को कीमत लोच कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको फॉर्मूला भी लिखना होगा दोस्तों। ये जो फॉर्मूला मैंने मेंशन किया है ये फॉर्मूला को भी दोस्तों आपको क्या करना है भाई, मेंशन करना है, याद रखिएगा भाई। इस फॉर्मूला को भी क्या करना है भाई, मेंशन करना है। जैसे मैंने आपको लिखा भाई वैसा ही दोस्तों आपको भी लिखना होगा, तब जाके दोस्तों एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगी भाई। कीमत लोच क्या भाई, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच क्या भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को कीमत लोच कहा जाता है। फॉर्मूला आपको पुट कर देना है, आपका आंसर ऑटोमेटिक आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो बात कर रहे थे सर, याद रखिएगा टॉपिक पे, जी हाँ बात कर रहे थे मेरे भाई कहाँ पे बात कर रहे थे सर, तो हम लोग टॉपिक पे बहस कर रहे थे किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को कीमत लोच कहते हैं। और कीमत लोच का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही दोस्तों आपको लिखना है। आइए सर मांग की कीमत लोच को निम्न श्रेणी में डिवाइड किया गया है। क्या क्या श्रेणी है सर, आइए बात करते हैं। पहला श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो पूर्ण, यहाँ से ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, पहला अगर श्रेणी की हम लोग बात करें तो आपको क्या लिखना है, पूर्ण लोचदार, याद रखिए दोस्तों क्या बताना है भाई, पूर्ण लोचदार। मेरे भाई गौर से सुनेगा, अब यहां से आपका क्लास पूरा रोमांटिक होने वाला है, मजा भी आएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है भाई। सर पूर्ण हमारा लोचदार क्या है, ये आप लिख भी सकते हैं यहां से, और आपका मन है तो नहीं भी लिख सकते हैं, आप ये डिपेंड करता है मेरे दोस्तों आपको लिखना है या नहीं, ठीक है। बस मेरा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं यहां से यहां ही लिखूंगा भाई पूर्ण लोचदार। पूर्ण लोचदार मतलब होता है सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इनफिनाइट, अनंत, याद रखिएगा।
ये कैसे होता है दोस्तों, ये कब होगा? पूर्ण लोचदार किसे कहते हैं? गौर से सुनेगा। जब किसी वस्तु का कीमत स्थिर रहता है और उसकी जो मांग है घटता और बढ़ता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पूर्ण लोचदार। मुस्कुरा के बोलिए मेरा लाडला, पूर्ण लोचदार किसे कहते हैं? तो बताएंगे सर, पूर्ण लोचदार उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहता है और उसका जो मांग है वो बढ़ता और घटता है। दैट इज कॉल्ड ऑफ पूर्ण लोचदार। और पूर्ण लोचदार में होता है मेरे भाई क्या? अनंत होती है भाई, क्या? अनंत होता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल दे रहा हूं मेरे दोस्तों, अभी हमारा जो फ्रिज का दाम है, फ्रिज, कि हाँ दोस्तों हमारा फ्रिज का जो दाम है वो 10,000 है, ठीक है भाई? वो हमेशा दोस्तों क्या होगी? 10 से 1000 होगा। आप खरीदिए या ना खरीदिए, आज 10 गो पीस बेचे, कल 2 गो पीस बेचेंगे, इससे हमें कोई डिमांड, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे फ्रिज का दाम क्या होगा भाई? इक्वल होगा, समान होगी, स्थिर होगा, ठीक है? तो समझ आइए। और एक बार बताना चाहूंगा मेरे भाई, धीरे धीरे बता रहा हूं भाई। पूर्णतः लोचदार किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहे तथा मांग की मात्रा घटती बढ़ती रहे तो मांग की कीमत लोच अंततः होती है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होती है। और ऐसा स्थिति में दोस्तों मांग वक्र जो होती है वो एक्स अक्ष के समांतर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब बात करते हैं हम लोग का लोचदार मांग या इकाई से अधिक लोचदार। या दोस्तों आपको बताना है लोचदार मांग, याद रखिएगा मेरे भाई, क्या? मैंने आपको बताया पूर्ण लोचदार, एक बार आपको बताना है लोचदार, ठीक है? लोचदार किसे कहते हैं दोस्तों? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगा दोस्तों एक से, याद रखिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की कीमत लोच ज्यादा होगा एक से, ठीक है? जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो मेरे दोस्तों विलासिता वस्तु की मांग लोचदार होती है। विलासिता वस्तु किसे कहते हैं दोस्तों? जितना भी दोस्तों हमारा दाम बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे हम खरीदेंगे ही भाई। जैसे दोस्तों हमारा कार हो गया, जैसे हमारा दोस्तों क्या हो गया भाई? लग्जरी कार हो गई, जैसे हमारा एसी हो गया, है ना भाई? मेरे दोस्तों अगर बहुत ही ज्यादा गर्मी दे तो क्या मेरे भाई आप खरीदेंगे या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ हम खरीदेंगे, याद रखिएगा। तो वही इसी को हम लोग बोलते हैं विलासिता वस्तु। कितना भी कितना भी दाम बढ़ जाए, कितना भी कीमत बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे हम खरीद के रहेंगे, ठीक है? तो लोचदार मांग याद रखिएगा दोस्तों, हमारे जो लोचदार होती है वो एक से ज्यादा होता है जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, जब कीमत यानी दोस्तों प्राइस में चेंजेस होती है और मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो उसे हम लोग विलासिता वस्तु की मांग क्या होती है भाई? लोचदार होती है। और इसी को बोलते हैं भाई, एग्जांपल में हमारा क्या हो गया? कार हो गया, एसी हो गया, है ना भाई? सोनाटा घड़ी हो गया, सोना चांदी हो गया, ठीक है? आइए सर, दो चीज आप लोगों ने समझ गया भाई, पूर्ण लोचदार और लोचदार। अब मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों क्या? तो बताएंगे सर अब मैं आपको लेकर चलता हूं इकाई के बराबर लोचदार। यानी दोस्तों हमारा लोचदार देखिए, इकाई के बराबर लोचदार क्या भाई? तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई? 1 होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा मेरे भाई? याद रखिएगा मेरे दोस्तों क्या होगा? तो बताएंगे सर हमारा लोचदार होगा भाई, सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा मेरे भाई? तो इक्वल टू 1 होगा, ठीक है? तो इकाई के बराबर लोचदार जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन बराबर होता है। यानी दोस्तों कीमत लोच में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन में जब मांग में होने वाले जब कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन में मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन जब दोनों बराबर हो जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या? इकाई लोचदार। या दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या? पूर्ण लोचदार, सॉरी बेलोचदार बोलते हैं। या दोस्तों हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई? बेलोचदार बोलते हैं। मेरे दोस्तों बेलोचदार में क्या होता है? जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन और दोस्तों याद रखेगा मांग में आनुपातिक परिवर्तन जब दोनों बराबर होती है। यानी सर अगर हमारा आज 20 रुपया दाम है तो दोस्तों याद रखिएगा 20 गो ही डिमांड होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो बताएंगे सर हमारा इकाई के बराबर लोचदार, ठीक है? मतलब जितना मांग है उतना ही दोस्तों क्या होगी? कीमत है भाई। जितना प्राइस है उतना ही दोस्तों क्या होगा? डिमांड है भाई, ठीक है? तो याद रखिएगा ऐसे वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? आरामदायक वस्तु कहते हैं। जैसे हमारा पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, जितना मांग है उतना ही दोस्तों हमारे क्या है? प्राइस है भाई, ठीक है? जितना मांग है उतना ही मेरा भाई क्या है? प्राइस है। तो हम लोग बोलते हैं इसको क्या? इकाई के बराबर लोचदार। ये तीनों पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था। अब दोस्तों आपको मैं लेकर चलता हूं बेलोचदार। याद रखिएगा दोस्तों बेलोचदार किसे कहते हैं? आइए सर इस पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं।
टोटल दोस्तों 5 पॉइंट होती है और पांचों पॉइंट को हो सके मेरे भाई तो आप अपने सीने को चीर के पांचों पॉइंट को घुसा लीजिएगा, है ना भाई। जैसे नहीं बोलते भाई, अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे, तेरे के दिल अपना तुमको दिखा देंगे। ऐसा ही दोस्तों क्या करना भाई, अपने दिल में बसा लेना भाई, याद रखिएगा, ठीक है। तो बेलोचदार या इकाई से कम, जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन कम होता है भाई, याद रखिएगा दोस्तों। कीमत में आनुपातिक मतलब दोस्तों अगर कीमत में चेंज होती है ना भाई, कीमत में दोस्तों अगर चेंज होगा, लो होगा या दोस्तों हाई होगा, कीमत में जैसे ही दोस्तों चेंज होगा मांग में भी दोस्तों क्या होती है, परिवर्तन होने लगता है भाई, याद रखिएगा। जैसे दोस्तों आज हमारा चावल की कीमत अगर 20 रुपए केजी है तो हम 5 किलो खरीदते हैं, यही चावल का दाम अगर 100 रुपए केजी कर देंगे तो क्या हम 5 किलो खरीद पाएंगे, बिल्कुल नहीं। उस समय हम काम चलाने के लिए 2 किलो खरीदेंगे। वही चीज कह रहा है बेलोचदार, ठीक है। जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से, जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन काम होता है, आवश्यक वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार होती है भाई। आवश्यक वस्तु मतलब इसके बिना हम जी ही नहीं सकते भाई, नहीं बोलते ना भाई तेरे बिना हम नहीं जी सकते, तुम कहेगी तो मैं चांद ताड़ी को तोड़ कर लाऊंगा। वैसे ही दोस्तों हमारा बेलोचदार कहता है कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे जीवन में आवश्यक होती है, जैसे कपड़ा हो गया, मकान हो गई, चावल हो गया, गेहूं हो गया, नमक हो गया, ये सब क्या है मेरे भाई हमारे आवश्यक वस्तु है, इसके बिना हम जी ही नहीं सकते, जिसके बिना हम नहीं जी सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, बेलोचदार। पूर्ण बेलोचदार क्या कहते हैं भाई, सुनिएगा। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसमें क्या होगा, ईडी इक्वल टू, यानी दोस्तों हमारे ईडी मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक से क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा एक से क्या होगा मेरे भाई, कम होगा भाई, ठीक है। अगर इस तरह से बात करें दोस्तों पूर्ण बेलोचदार का, पूर्ण बेलोचदार होगा भाई, गलत लिखा लोचदार, ठीक है। बेलोचदार की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या होगा भाई, 0 होगा। जब कीमत में परिवर्तन से मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखिए दोस्तों प्राइस बढ़े या घटे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, प्राइस बढ़े या घटे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, तो बताएंगे पूर्ण बेलोचदार कहते हैं भाई, बस इतना याद रखिएगा। तो मांग की लोच हमेशा शून्य होता है और इस स्थिति में मांग वक्र क्या होता है, एक्स अक्ष के समांतर होती है भाई। याद रखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, जितना तारीफ किया जाए मेरे लाडला ये क्वेश्चन को बहुत कम है भाई। ये जो क्वेश्चन मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन नंबर 7, जितना तारीफ किया जाए इतना कम है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप के रहेगी मेरे भाई, याद रखिएगा। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 8, कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट, कुल लागत, सीमांत लागत, औसत लागत, यानी दोस्तों आपको बताना है कुल लागत का मतलब टोटल लागत, सीमांत लागत का मतलब मार्जिनल लागत, औसत लागत का मतलब एवरेज लागत की अवधारणा के बारे में उल्लेख करना है। यानी आपको कुल लागत, सीमांत लागत और दोस्तों औसत लागत के बारे में आपको बताना होगा किसे कहते हैं। एकदम दोस्तों जितना हो सके एकदम देसी भाषा में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और मेरे रसगुल्लो समझने की कोशिश कीजिएगा, मजा आएगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर क्या, कुल लागत, टोटल कॉस्ट क्या है। एकदम दोस्तों एकदम साधारण भाषा में याद रखिएगा कुल लागत का मतलब क्या होता है। आइए सर बात करते हैं। अल्पकाल में फर्म द्वारा वहन की जाने वाले कुल स्थिर व कुल परिवर्तित लागतों का कुल योग को कुल लागत कहते हैं। याद रखिए दोस्तों टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा, टीएफसी क्या मेरे भाई, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला आप लोग अपनी कॉपी पे लिख ले। जब मैं दोस्तों न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो यहाँ पे आप लोगों को ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। टोटल कॉस्ट बराबर क्या होगा सर हमारा, टीएफसी प्लस टीबीसी। याद रखिए दोस्तों, याद रखना है टीएफसी प्लस टीबीसी, ठीक है। तो अल्पकाल में फर्म द्वारा वहन की जाने वाली कुल स्थिर व कुल परिवर्तित लागतों के कुल योग को क्या बोलते हैं भाई, कुल लागत कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों आपको इस तरह से इसका आंसर आपको याद करना होगा। अगर हम लोग सीमांत लागत की बात करें तो मेरे दोस्तों सीमांत लागत कहता है उत्पत्ति की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत को हम लोग यू आकार से दर्शाते हैं भाई, सीमांत लागत को हम लोग दोस्तों किससे दर्शाते हैं, यू आकार से दर्शाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं सीमांत लागत को दोस्तों हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो बताएंगे सर हम लोग यू आकार से दर्शाते हैं। सीमांत लागत उत्पत्ति की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि होने से
कुल लागत में जो परिवर्तन होता है, याद रखिएगा, उत्पत्ति की अतिरिक्त इकाई। जैसे दोस्तों मैं अभी 5 को रसगुल्ला खाया, अब मेरे दोस्तों मैं अब 3 को खाऊंगा क्योंकि मेरा थोड़ा पेट भर गया, तो इसमें जो चेंजेस हो गए ना भाई, इसमें जो चेंज हुआ है वही यहाँ पे बात कर रही है। उत्पत्ति के एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि होने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला आता है टोटल डेल्टा, याद रखिए दोस्तों, डेल्टा टीसी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या होता है भाई, हमारा डेल्टा क्यू मतलब क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखिएगा। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन है मेरे दोस्तों जो आपको रट्टा लगाना ही होगा, इस चीज को याद रखिएगा। जैसे दोस्तों एवरेज लागत की बात करें तो मेरे भाई अल्पकालीन कुल लागत में कुल उत्पत्ति की मात्रा में भाग लगाने से औसत लागत प्राप्त होती है। आइए सर, मैं आपको सबसे पहले औसत लागत का डेफिनेशन बाद में बताऊंगा मेरे भाई। सबसे पहले आप हमारा एक एग्जांपल देखिए तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा भाई, सुनिएगा। जैसे दोस्तों आपने कोई चॉकलेट खरीदा 5 रुपया का, मैंने कोई चॉकलेट खरीदा 10 रुपया का, मेरे भाई ने कोई चॉकलेट खरीदा 7 रुपये का, मेरा एक भाई ने खरीदा 8 रुपये का, आपके भाई ने खरीदा 5 रुपया का। तो मेरे दोस्तों आप ही बताइए कितना प्रकार का चॉकलेट हो गया। सर यहाँ पे 5 प्रकार का चॉकलेट हो गया, और आपका लिया 5, मेरा लिया 10, मेरा भाई का 7, और एक भाई का 8, एक भाई का 5। आपसे क्या रहना भाई, आपका पापा ने क्या कह रहा है भाई कि आप बताइए एवरेज वैल्यू बताइए। सबका प्राइस तो आपने बता दिया, एवरेज वैल्यू बताइए कि चॉकलेट का प्राइस कितना लिया। तो मैं क्या करूंगा भाई, सबको पहले जोड़ूंगा भाई। क्या करूंगा, सबके पहले मेरे भाई जोड़ेंगे और जितना सामान है भाई उससे डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5, 5 से क्या करेंगे भाई, डिवाइड कर देंगे। तो 15 7 22, 30 5 35, कितना हो गया मेरे भाई, 35/5, यानी सर कितना हो गया 7। तो हम बोल सकते हैं, हम अपने पापा को बता सकते हैं कि पापा अगर एवरेज की बात करें तो सभी चॉकलेट का दाम जो है ना 7 रुपया लिया होगा, तब जाकर हमारा 35 रुपया पड़ा है भाई। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे वही चीज क्या आ रहा था, औसत लागत। अल्पकालीन कुल लागत में कुल उत्पत्ति, याद रखिए, कुल उत्पत्ति मंत्र का भाग, कुल उत्पत्ति की मात्रा, गलत लिखा भाई, कुल उत्पत्ति की मात्रा का भाग लगाने से औसत लागत प्राप्त होती है। कुल उत्पत्ति को दोस्तों मात्रा से भाग देने पे, क्वांटिटी से भाग देने पे, टोटल कॉस्ट को दोस्तों हम लोग जब क्वांटिटी से भाग देते हैं ना भाई, तो हमारा एवरेज लागत निकलता है, एवरेज कॉस्ट निकलता है। मैं आपको दोस्तों सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को समझाया। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे दोस्तों, उत्पादन फलन। अब आते सर, इसी का एक छोटा सा भाई है, इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग स्किप कर दिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, कुल उत्पाद को औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद को परिभाषित करें। कुल उत्पाद किसे कहते हैं, सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं, और दोस्तों आपको बताना होगा कि बताइए सर हमारा सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद और कुल उत्पाद किसे कहते हैं। आइए सर बहस करते हैं भाई। सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्ट क्या है भाई, किसी निश्चित समय अवधि में उत्पादन के समस्त साधनों से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसी को कुल उत्पाद कहा जाता है भाई। याद रखें दोस्तों, क्या कहा जाता है, कुल उत्पाद कहा जाता है। नहीं समझ में आया सर, आखिर आपने क्या बताना चाहा, नहीं समझ में आया तो गौर से सुनिएगा। किसी निश्चित समय अवधि, कोई भी एक निश्चित टाइम होगा, अवधि में उत्पादन के समस्त साधनों से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसका योग कुल उत्पादन कहलाता है। जैसे दोस्तों मेरा एक मशीन है भाई, क्या है, मशीन है भाई, याद रखिए मेरे भाई, एक मशीन है और एक दिन में दोस्तों मैंने आपका 20 वस्तु का निर्माण किए। ठीक है, तो मैं 7 दिन के बाद अगर देखूंगा तो कितना हो गया मेरे भाई, 140 हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं भाई क्या, कुल उत्पादन। क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कुल उत्पादन। यहाँ पे वही चीज आपसे कह रहा है कि किसी निश्चित समय पे, मतलब 1 सप्ताह का आपने टाइम लिया, तो किसी निश्चित समय अवधि में उत्पादन के समस्त साधनों से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसका कुल योग को मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं भाई, कुल उत्पादन बोलते हैं मेरे भाई। याद रखिएगा, एकदम दोस्तों जैसे बता रहा हूं आपको वैसा ही एग्जाम हॉल में लिखना भी है भाई। ठीक है, अब आते सर औसत उत्पाद किसे कहते हैं भाई। औसत उत्पाद देखिए दोस्तों, अभी औसत उत्पाद का मैं आपको दोस्तों बहुत ही सुंदर तरीके से क्या बताया भाई, एग्जाम्पल दिया भाई। याद रखिएगा, औसत उत्पाद का मैं क्या दिया हूं मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर औसत उत्पाद का आपने एग्जाम्पल दिए जो मैं बहुत सुंदर तरीके से बताया। औसत उत्पाद याद रखिए दोस्तों, हमारा एवरेज प्रोडक्ट भाई, आपसे पूछा गया एवरेज प्रोडक्ट, कुल उत्पाद में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त उत्पाद को औसत उत्पाद कहते हैं।
नहीं समझ में आया, गौर से सुनिएगा दोस्तों। हमारा औसत उत्पाद क्या है भाई? औसत उत्पाद को हम लोग डेल्टा पी से इंडिकेट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक दिन में हमने कितना डिवाइड किया भाई? 20 हमने वस्तु का निर्माण किए, तो 7 दिन में कितना हो गया मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर 140 हो गया। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपसे वही चीज कह रहा था कि औसत उत्पाद क्या है? तो कुल उत्पाद में परिवर्तनशील साधन की इकाई की संख्या को भाग देने से। मान के चलिए दोस्तों, आप पूरा सप्ताह में 140 वस्तु का निर्माण किए। कितना मेरे भाई? पूरे सप्ताह में, पूरा एक सप्ताह में आप कितने वस्तु का निर्माण किए? तो आप मोहब्बत से बताएंगे सर मैंने टोटल 140 वस्तु का निर्माण किए। आपसे बोल रहे हैं कि मुझे वो नहीं देखना है, आप एक दिन में कितना वस्तु का निर्माण किया, आप ये बताइए। मुझे ये नहीं देखना है कि आप एक सप्ताह में कितना किए, मुझे ये देखना है कि आप एक दिन में कितना वस्तु किए। तो हमको पता है मेरे भाई कि सप्ताह में 7 दिन होता है, जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 20। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि हमने एक दिन में 20 वस्तु का निर्माण किया है। तो इसी को बोलते हैं मेरे भाई क्या? औसत उत्पाद। अगर हम लोग अगला पॉइंट की बात करें, सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें, तो किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने पर कुल उत्पाद में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं भाई। ठीक है, जैसे मैंने दोस्तों मैं पहले 8 को चॉकलेट खाया, अब मैं 5 को चॉकलेट खाया, तो इसमें जो चेंजेस आ रही है ना भाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? हम लोग सीमांत उत्पाद कहते हैं भाई। याद रखिएगा, सीमांत उत्पाद कहते हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं सर ये सब तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा भाई, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू से समझा रहा हूं। बस मेरे दोस्तों इसका जो डेफिनेशन है आपको वैसा ही लिखना होगा। जब आप अगर आप चाहते हैं कि मुझे फुल मार्क्स मिले तो आपको जैसे मैं बताया हूं वैसा ही दोस्तों आपको लिखना भी होगा, तब जाके मेरे भाई आपको फुल मार्क्स मिलेगी। अब आते हैं सर हम लोग का पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार किसे कहते हैं भाई? और ये क्वेश्चन एकदम दोस्तों आपके पेपर में छपेगा नहीं भाई, याद रखेगा, आपके पेपर में ये क्वेश्चन छपेगा नहीं भाई, छप चुका है। जी हाँ दोस्तों, याद रखेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा नहीं भाई, छप चुका है एकदम दोस्तों। 1000% की गारंटी देता हूं कि आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगा नहीं भाई, छप चुका है। आइए सर बात करते हैं कि हमारा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के क्या क्या विशेषता है, क्या क्या क्वालिटी है। आइए सर इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। ठीक है भाई, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार को दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी बोलते हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है क्या भाई? याद रखिएगा, प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है भाई? प्रतियोगिता। आप लोग कंफ्यूजन नहीं आना है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता, याद रखिएगा दोस्तों। आप लोग कंफ्यूजन हो जाता है भाई, कभी कभी कोई स्टूडेंट्स जो है ना भाई, कभी कभी कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं मेरे भाई? कंफ्यूजन हो जाते हैं। और दोस्तों मैं इसका आंसर ऐसा बताऊंगा, आप इस जमाने तो दूर की बात, आप 7 जमाने तक दोस्तों इसका आंसर नहीं भूल पाओगे। मैं जैसे बता रहा हूं आपको वैसा ही बताना है भाई। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषता है, तो दोस्तों आपको मैं जैसे बता रहा हूं वैसा ही दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में भी लिखना है मेरे दोस्तों। सबसे पहले लिखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित विशेषता है जो इस प्रकार है। किस प्रकार है सर? तो पहले आपको बताना है क्या? क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या। याद रखिए दोस्तों, पहला पॉइंट में आपको देना क्या है भाई? क्रेता और विक्रेता की संख्या, अधिक संख्या। मेरे दोस्तों आपको डेफिनेशन मतलब आपको हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। यानी सर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे बेचने वाले होते हैं भाई, याद रखिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, उसे दोस्तों हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का पहला विशेषता मानते हैं भाई। क्या मानते हैं भाई? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित विशेषता है जो इस प्रकार है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसी बाजार है जहां पे बहुत सारे क्रेता यानी सर बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे विक्रेता यानी बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। आइए सर दूसरा पॉइंट की अगर बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने आपको डेफिनेशन दिया वैसा ही देना है, रट्टा नहीं लगाना। और इससे बेहतर जो अगर आप लोग आंसर चाहते हैं तो मैं आपको तो पहले ही बता चुका भाई, है ना, मैं फाउंडेशन क्लास में पहले ही आप लोगों को दोस्तों क्या क्या हूं मैं बता चुका हूं। ठीक है, आइए सर अब बात करते हैं दोस्तों क्या? समरूप वस्तु। याद रखिए दोस्तों आपको लिखना है भाई क्या? समरूप वस्तु लिखिए, या दोस्तों आप एक समान वस्तु लिखिए, मतलब आपको जो अच्छा लगे आप लिखिएगा। समरूप का मतलब होता है इक्वल और समान का मतलब भी होता है क्या? इक्वल ही होता है। अब लिखना है भाई क्या? एक समान वस्तु देकर के डैश देना है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक ही प्रकार की वस्तुएं बेची जाती है, यानी
सभी दुकानदार एक ही प्रकार के सामान को बेचते हैं। चाहे दोस्तों वो अगर आलू बेच रहे हैं तो सभी दुकान में आलू ही देखने को मिलेंगे, अगर दोस्तों वो टमाटर बेच रहे हैं तो सभी दुकान में आपको टमाटर ही देखने को मिलेंगे। दूसरा विशेषता ये है भाई, एक समान वस्तु पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक समान वस्तु या दोस्तों समरूप वस्तु को देखने को मिलता है। तीसरी विशेषता बहिर्गमन या दोस्तों अंतर्गमन, या दोस्तों अंदर या बाहर जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, याद रखिएगा। अंदर या बाहर जाने के लिए दोस्तों, यानी दोस्तों बाजार का अंदर जाएं या दोस्तों हम बाजार का बाहर जाएं, इससे दोस्तों हमारा बाजार के मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं और किसी भी वस्तु को दोस्तों बाजार में जाकर के आराम से बेच सकते हैं, और बेचने के बाद हम मुंह उठा के घर भी जा सकते हैं। दोस्तों ये हमारे क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की तीसरी विशेषता है, जहां पे हम खुलेआम जा सकते हैं और दोस्तों याद रखिएगा हम किसी भी सामान को खरीद सकते हैं, किसी भी सामान को बेच सकते हैं। यहाँ पे वही चीज कह रहा है ना भाई कि प्रवेश व बहिर्गमन की स्वतंत्रता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी नई फर्म बाजार में प्रवेश कर सकते हैं तथा कोई भी पुराने फर्म बाजार से बाहर जा सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बताइए नहीं भाई, आप कहेंगे हाँ क्रेता और विक्रेता का बाजार की पूर्ण जानकारी। आप दोस्तों आप बेचने के लिए जा रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की सबसे बेस्ट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहता है कि आप किसी भी वस्तु को बेचने के लिए जा रहे हैं या किसी वस्तु को खरीदने के लिए जा रहे हैं, इसके बारे में आपको पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, समझ रहे भाई। तो क्रेता व विक्रेता को बाजार की जानकारी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता एवं विक्रेता को बाजार दशा का पूर्ण ज्ञान होता है। यानी दोस्तों वस्तु को खरीदने से पहले या दोस्तों वस्तु को बेचने से पहले हमें पूर्ण ज्ञान होनी चाहिए। क्या मेरे भाई, हमें पूर्ण ज्ञान होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यही कहा गया, इस प्रकार को भी क्रेता और विक्रेता वस्तु की प्रचलित कीमत से अधिक कीमत देकर वस्तु नहीं खरीद सकेगी। दोस्तों अगर हम बाजार के बारे में हमें नॉलेज हो जाएगी तो हम 12 रुपया का सामान को हम 13 रुपया नहीं देंगे, 13 रुपया का सामान को हम 14 रुपया नहीं देंगे। ये क्वेश्चन का डेफिनेशन मैंने जैसे बताया, आपको D2 ऐसा ही लिखना है और स्टाम्प पेपर पे स्टाम्प लगा लीजिए। आपके पेपर में आ रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में D2 छपेगी दोस्तों, जैसे मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बताया भाई, ठीक है भाई। चलिए सर, उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं है भाई, है ना। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन में, देखिए पूर्ण कीमत लोच क्या है भाई। अभी तो बताया सर हम लोग का पूर्ण कीमत लोच क्या है, अभी तो मैंने आपको बताया भाई, है ना, कीमत लोच की क्या क्या प्रकार है। अभी तो दोस्तों मैंने आपको जस्ट बताया भाई, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, सॉरी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या होगा भाई, रिपीट हो गया, आई एम रियली सॉरी भाई। अब आते हैं सर बाजार संतुलन क्या है भाई। बाजार संतुलन का मतलब होता है दोस्तों क्या, बाजार संतुलन का मतलब होता है सर मार्केट बैलेंस क्या है। यानी दोस्तों मार्केट बैलेंस कब होगी, तो जितना वस्तु का मांग होता है उतना ही वस्तु की सप्लाई होगी। आपने 10 वस्तु का मांग किया है, मैं आपको 10 ही वस्तु दिया हूं, तो हमारा क्या होगा सर, बाजार कीमत क्या होगा भाई, बैलेंस हो जाएगी, है ना भाई। अगर आप बोलेंगे मुझे 5 किलो आलू चाहिए, लो भाई 5 किलो आलू, तो क्या होगा, बाजार संतुलन हो गया। यस या नो भाई, मतलब जितना डिमांड होगी उतना ही हम सप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट बैलेंस। याद रखिएगा दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं भाई हम लोग, मार्केट बैलेंस बोलते हैं। आइए सर बात करते हैं सर मार्केट बैलेंस के बारे में, बहुत सुंदर क्वेश्चन है भाई, आइए सर बात करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या गया, बाजार संतुलन कीमत की विवेचना करें। बाजार संतुलन वह स्थिति है जब किसी वस्तु या सेवा की मांग यानी डिमांड व पूर्ति मतलब सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है। मैं आपको बताया कि आपने 50 रुपया का पार्ले जी मांगा, मैं आपको 50 रुपया का पार्ले जी दे दिया। आपने 20 किलो आटा मांगा, मैंने आपको 20 किलो आटा दे दिया। लो भाई आप 20 किलो आटा, काहे तड़प रहे हो भाई, है ना। लो भाई संतोष कुमार 20 किलो आटा, लो पायल 20 किलो आटा, काहे टेंशन ले रही है ना। तो यहाँ पे वही चीज कह रहे हैं कि बाजार संतुलन वह स्थिति है जब किसी वस्तु या सेवा की मांग डिमांड और आपूर्ति सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है, जिससे एक स्थिर बाजार कीमत उत्पन्न होती है। इस स्थिति में ना तो वस्तु का अभाव होता है और ना ही अधिक होता है, और इस स्थिति में ना तो वस्तु का कमी होता है और ना ही वस्तु का अधिक होता है। जितना मांग उतना डिमांड, दैट इज कॉल्ड ऑफ मार्केट बैलेंस। समझ गए मेरे भाई, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग,
मार्केट बैलेंस बोलते हैं भाई, है ना। जब कीमत बहुत अधिक होती है, यानी दोस्तों प्राइस बहुत अधिक होता है, तो आपूर्ति अधिक होती है भाई। आपूर्ति क्या होती है भाई? अधिक होती है, लेकिन मांग कम होती है भाई। याद रखिए दोस्तों, आपूर्ति क्या होती है भाई? अधिक होता है, लेकिन दोस्तों हमारा क्या होता है भाई? मांग क्या होता है भाई? कम हो जाती है। आप ही बताइए, किसी वस्तु की दाम अगर बढ़ जाएगी, हम उसे खरीदेंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं खरीदेंगे भाई, खरीदेंगे तो आपको तमाचा लगाएंगे, क्यों खरीदेंगे भाई इतना महंगा सामान, है ना। तो मेरे दोस्तों वही चीज क्या रहा है, जब कीमत बहुत अधिक होती है, जब किसी वस्तु की कीमत बहुत अधिक हो जाता है, तो आपूर्ति अधिक होती है, सप्लाई तो अधिक होगा, लेकिन मांग क्या होती है भाई? कमी हो जाती है, जिससे अधिशेष उत्पन्न होता है। अधिशेष का मतलब क्या होता है सर? याद रखिएगा, अधिशेष का मतलब होता है ना अधिक उत्पन्न होता है। अब सामान दोस्तों हम बाजार में अगर नहीं खरीदेंगे, जब हम बाजार में सामान नहीं खरीदेंगे, तो मेरे दोस्तों बाजार में जो सामान आकर खड़ा है वो तो अधिक हो जाएगा भाई। अधिक होगा या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ, अधिक हो जाएगा। वही चीज कह रहे हैं कि आपूर्ति अधिक होती है, लेकिन मांग कम होती है, जिससे अधिक की उत्पन्न होता है भाई। इसके विपरीत यदि कीमत बहुत कम होती है, इसके विपरीत क्या कहा गया मेरे भाई? अगर कीमत कम होती है, इसके विपरीत क्या कहा गया मेरे भाई? अगर किसी भी वस्तु की दाम अगर घट जाएगी, तो मेरे दोस्तों बाजार में जो इसकी डिमांड है वो पूरी तरह से क्या होगा भाई? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा होगी। नहीं, अगर 20 रुपए का सामान अगर आपको 10 रुपए मिल रही है, तो मेरे दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा भाई, गौर से सुनिएगा कि इसके विपरीत यदि कीमत बहुत कम होती है, अगर क्या होता है मेरे भाई? प्राइस अगर बहुत कम होती है, तो मांग बढ़ जाती है, लेकिन आपूर्ति कम होती है भाई। सप्लाई नहीं दे पाते, इतना सामान मांगने लगता है भाई लोग कि हम इसे सप्लाई नहीं दे पाते, है ना, जिससे अभाव उत्पन्न होता है भाई। जिससे क्या होता है भाई? अभाव उत्पन्न होता है। बस आपको इतना ही आंसर लिखना भाई। सॉरी भाई, आपको इतना ही आंसर लिखना भाई, बाजार संतुलन इतना ही है भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको बाजार संतुलन के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया है भाई। मुझे उम्मीद है मेरे लाडला, मेरे रसगुल्लो, मुझे उम्मीद है इस बात का कि आपको बहुत सुंदर तरीके से नॉलेज हो गया होगा कि बाजार संतुलन किसे कहते हैं। सारा क्वेश्चन मेरे भाई आपको हलवा हलवा लगने लगेगा, ठीक है भाई। अब आइए सर, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो आय का चक्री प्रवाह क्वेश्चन पे बहस करते। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक, अरे यही तो रिजर्व बैंक है जिसे हम लोग बैंकों का बैंक, सभी बैंकों का बाप, भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अरे यही तो बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया था। अरे यही तो बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। तो वही आपसे पूछा गया मेरे भाई कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का क्या क्या उपकरण है। आइए सर, भारतीय रिजर्व बैंक का क्या क्या काम है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा तब भी दोस्तों आपको आंसर यही बताना है जो मैं आपको बता रहा हूं भाई। आइए सर मोहब्बत से पढ़ाई करते हैं। मौद्रिक नीति देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। मौद्रिक नीति जो होती है दोस्तों, है ना, ये हमारा देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देश में पैसे, देश के अंदर में जो पैसा होता है, पैसा, उधारी और मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रण करना भाई। मुद्रा जो बह जाता है भाई, देखते हैं ना भाई, अंधाधुंध दोस्तों पैसा को क्या कहते थे भाई? छिड़क देते हैं। तो उस पैसा को जो छिड़क रहे ना भाई, उसको कंट्रोल करना, ताकि दोस्तों उस पैसा को हम सही दिशा पे लगा सके, है ना। तो उधारी और मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रण करना, ताकि आर्थिक गतिविधि की मांग को प्रभावित किया जा सके, ताकि दोस्तों हमारा आर्थिक गतिविधि में जो डिमांड है उसको हम लोग पूरा करें। एक दो व्यक्ति आप लोग अक्सर दोस्तों गांव देहात में देखे होंगे कि एक दो व्यक्ति ऐसा होता है ना भाई, पैसा को पैसा नहीं दोस्तों, पैसा को पानी की तरह लुटा देते भाई, है ना भाई। अगर कोई गर्ल्स है ना दोस्तों, गर्ल्स अगर जो कहेगी ना, ओह माइको मत बोलियो दादा, गर्ल्स का बात सुनते ही लड़का का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। कहता है कि मुझे मत चॉकलेट चाहिए, बोले मत चॉकलेट, तेरा फैक्ट्री खरीद देंगे, तो क्या टेंशन ले रही है रे, तेरे लिए ही हमें बनाया है, तेरे लिए खर्चा ना करे तो किसके लिए करे? अरे उस माँ के लिए करे जिसने मुझे जन्म दिया है। अरे तू तो मोहब्बत करती है रे, तेरे लिए हम सब कुछ लुटा देंगे। अफसोस है रे, अफसोस है ऐसे स्टूडेंट्स पे, अफसोस है ऐसे इंसान पे, चंद मिनट की मोहब्बत की खातिर ना जाने मेरे दोस्त माँ ने इतना कष्ट से पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी मोहब्बत को हम भुला देते। खैर आइए बात करते हैं। तो वही चीज कहा गया मेरे दोस्तों की जो मुद्रा का प्रवाह है,
फ्लो है, उस फ्लो को हम लोग रोके और रोकने के बाद आर्थिक गतिविधि जो हमें जरूरत की चीजें हैं उस पर हम लोग क्या करें भाई, इस पर हम लोग दोस्तों क्या करें, उस पर हम लोग खर्च करें। दूसरी बात आप लोग याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में आप लिखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक, सभी बैंकों का बाप, सभी बैंकों का शाखा माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया है, 1949 में किया गया है। इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उपकरण। पहला बैंक दर, जिसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं क्या दोस्तों, याद रखें दोस्तों, बैंक रेट है ना भाई, ब्याज। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के व्यापारिक बिल की पुनर्कटौती करता है और ऋण देता है। गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये हमारे क्या भाई सेंट्रल रिजर्व बैंक है भाई, क्या मेरे भाई, गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब ये क्या करते हैं ना भाई, मैं आपको बताया था दोस्तों क्लास में, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, सभी बैंकों को, जैसे हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया है ना भाई, जैसे हमारे एसबीआई हो गई भाई, एसबीआई तो हम लोग लिख लिए भाई, जैसे हमारा दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया मेरे भाई, तो इन सब बैंकों को क्या देती है मेरे दोस्तों, ये हमें लोन देते हैं। कौन देता है मेरे भाई लोन, तो बताएंगे सर हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों को लोन देते हैं, कुछ ब्याज के दौर पे, क्या कुछ इंटरेस्ट लेकर क्या करते हैं मेरे भाई, इसे लोन देते हैं। तो बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्र बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के व्यापारिक बिलों की पुनर्कटौती करता है और ऋण देता है भाई, कुछ पैसा काट लेते हैं और ऋण देते हैं भाई। इसका पहला काम है दोस्तों किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। दोस्तों अगर हम दूसरा काम की अगर हम बात करें, जी हाँ मेरे लाडला, दूसरा काम अगर हम बात करें, मोहब्बत से सुनेगा मेरे भाई, अगर हम लोग दूसरा काम की बात करें तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है भाई क्या, रेपो रेट। क्या भाई, रेपो रेट, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, यह वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक अपने अनुसूचित वन्यजीव बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है भाई। याद रखिएगा दोस्तों, रेपो रेट क्या है, मैंने क्लास में इससे भी सिंपल भाषा में समझाया था दोस्तों, एक बार याद कीजिए। क्या मेरे भाई, एक बार याद कीजिए। रेपो दर यह वो दर है, जी हाँ, रेपो दर यह वो दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक अपने अनुसूचित वन्यजीव बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है भाई। क्या देते हैं मेरे भाई, अल्पकालीन, मतलब थोड़ी समय के लिए दोस्तों क्या देती है, ऋण देते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक रेपो दर को बढ़ा देते भाई। याद रखिएगा ये दोस्तों, आपको तो क्या करना होगा भाई, पूरी तरह से मेरे दोस्तों मैं जैसे लिखाया हूं आपको वैसा ही लिखना है। और मेरे भाई आप लोग तो सारे स्टूडेंट्स मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज्यादातर स्टूडेंट्स हमारे एप्लीकेशन वाले हैं, तो एप्लीकेशन पे याद कीजिएगा मैंने रेपो रेट का जो डेफिनेशन दिया था, रेपो रेट का जो परिभाषाएं दिए थे, इतना सरल था मेरे भाई कि मैं आपको बताया था कि मरते दम तक नहीं भूलोगे, एक बार जाकर के जरूर देखिए भाई। इसके बाद आता है नगद कोष अनुपात, है ना भाई। तो देश के प्रत्येक व्यापारिक भारत के जितने सारे दोस्तों हमारा व्यापारिक बैंक है, भारत का जितने सारे सर हमारा व्यापारिक बैंक है ना भाई, कमर्शियल बैंक जितने हैं, तो देश के प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को याद रखिए दोस्तों अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत कानूनी रूप से केंद्र बैंक के पास नगद कोष के रूप में जमा करना पड़ता है, जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, नगद कोष कहते भाई, है ना। याद रखिए जिसे हम लोग क्या बोलते भाई, नगद कोष बोलते भाई। चलिए सर इसको काट देते भाई, समझ गए मेरे भाई, गौर से सुनेगा। भारत के अंदर में जितने सारे व्यापारिक बैंक है, जितने सारे कमर्शियल बैंक है भाई, जितने सारे कमर्शियल बैंक है, जितने सारे व्यापारिक बैंक है ना, तो देश के प्रत्येक व्यापारिक बैंक, जैसे हमारा दोस्तों बैंकों का बैंक अपनी कुल जमा राशि का, यानी दोस्तों हमारा हम ले लिए भाई, हम एसबीआई है, हमारे पास अगर दोस्तों 2000 रुपये है मेरे पास, तो इनमें से 2000 में से कुछ पैसा निकाल के हमें दोस्तों आरबीआई के पास क्या करना होता है भाई, जमा करना पड़ता है। ठीक है, कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत कानूनी रूप से केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष के रूप में जमा करना पड़ता है। याद रखें दोस्तों, नगद कोष के रूप में क्या करना पड़ता है भाई, जमा करना पड़ता है। ठीक है भाई, अब आइए सर चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें, जी हाँ मेरे भाई, चौथा पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो संवैधानिक तरलता अनुपात, इसका अभिप्राय उन जमाओं से है जिनको व्यापारिक बैंक को अपने कुल संपत्ति का एक निश्चित अनुपात में अपने पास तरल रूप में रखते हैं भाई। याद रखिए दोस्तों, तरल रूप में क्या करते हैं मेरे भाई, रखते हैं भाई। गौर से देखिएगा, संवैधानिक तरलता अनुपात, इसका अभिप्राय उन जमाओं से है
जिनको व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल संपत्ति एक निश्चित अनुपात में अपने पास तरल रूप में रखता है भाई, रखना पड़ता है भाई। तरल रूप में मेरे भाई दोस्तों क्या होती है कि कोई भी बैंक भाई, कोई भी व्यापारी बैंक को अपनी कुल संपत्ति के निश्चित अनुपात में क्या करते भाई, अपने पास रखना पड़ता है। गौर से सुनेगा। मान के चलिए दोस्तों मेरा व्यापारिक बैंक का नाम है एसबीआई, एग्जांपल दे रहा भाई, मेरा व्यापारिक बैंक का नाम क्या भाई, एसबीआई। तो मेरे दोस्तों मैं एसबीआई का, मेरे पास 20,000 रुपये पैसा है, तो 20,000 में कुछ पैसा निकाल के मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना होगा। ठीक है, मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मेरे दोस्तों मान के चलिए मैंने 5,000 दे दिया, तो बचा हुआ जो हमारा 15,000 है, इस 15,000 का दोस्तों हम लोग लेन देन नहीं कर सकते हैं ग्राहकों के साथ। तो कितना पैसा का सर हम लोग लेन देन कर सकते हैं, तो मेरे दोस्तों कुछ पैसा हम अपने पास रख लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपका 5,000 अपने पास रख लिया, और जो 10,000 बचा हुआ है, ये पैसा को दोस्तों हम लोग लेन देन कर सकते हैं। ये पैसा को क्या कर सकते हैं मेरे भाई, हम लोग लेन देन कर सकते हैं। इस पैसा को मेरे भाई क्या कर सकते हैं, हम लोग लेन देन कर सकते हैं। आशा कर रही हो रे भाई हमारे बहन तो बतवा बुझ गई है ना भाई। चलिए सर, इसी को बोलते दोस्तों हमारा का तरलता अनुपात। ठीक है, आइए सर अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। मैं और एक बार बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मैं एक बार फिर से दोस्तों इसके बारे में और एक बार बात करना चाहूंगा। एक बार प्लीज आप लोग गौर से सुन लीजिए मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा नहीं, आएगा नहीं भाई, आ चुका है और मेरे दोस्तों छप चुका है। और 2026 जब भी आपका एग्जाम है मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन है तो 100% नहीं 200% की गारंटी देता हूं ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। अगर आपको नहीं समझ में आया है मेरे दोस्तों, तो आप एक बार एप्लीकेशन को खोलिएगा, और मेरे दोस्तों बैंक वाले जो मैंने चैप्टर स्टडी कराया वहां पे दोस्तों मैंने आपको एकदम साधारण भाषा में बताया मेरे दोस्तों, एक बार जाकर के जरूर देख ले मेरे भाई। ठीक है, एक बार क्या करें मेरे रसगुल्लो, जाके जरूर देख ले मेरे भाई। ठीक है, चलिए गुरुजी अब आते दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब मेरे दोस्तों हमारा आता है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है मेरे भाई। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको वस्तु विनिमय प्रणाली, जी हाँ मेरे भाई, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में मेरे दोस्त गुल्लो मैं आपको बहुत ही सुंदर तरीके से दोस्तों बताने की कोशिश करूंगा। गौर से सुनिएगा मेरे भाई, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा नहीं भाई, आएगा ही आएगा, आएगा नहीं भाई, आएगा ही आएगा, मतलब छपेगा ही छपेगा। सुनिए मेरे भाई, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं मेरे दोस्तों। एक जमाना था, गौर से सुनेगा, एक जमाना था मेरे दोस्त जब लोगों के पास पैसा नहीं थे। थोड़ा सा अपने सोच को दोस्तों डीपली में लेके जाए, गहराई पर लेकर जाए अपने सोच को, और सोचिए जब हमारा 1900 1810 1800 1700 उस समय था मेरे दोस्तों, हमारे पैसा ही नहीं था। तो समय, अगर उस समय पैसा नहीं था तो हम अपने सामान को क्रय विक्रय कैसे करेंगे भाई, है ना। तो मेरे दोस्तों उस समय था, पैसा नहीं था, तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब सामान के बदले सामान देना को ही बोलते भाई क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी सर रामू है और रामू को दोस्तों चाहिए क्या, गेहूं, और मेरे पास बहुत सारे चावल है। अरे रामू मुझे गेहूं चाहिए, क्या आपको चावल की आवश्यकता है। हाँ भाई मुझे चावल खाना है भाई, बहुत भूख लगा है, बहुत ऐसे चावल नहीं खाए भाई। अच्छा तू टेंशन मत लो रामू, तू 2 किलो चावल ले लो और 2 किलो मुझे गेहूं दे दो भाई। लो आपका भी जरूरत पूरा हो गई, मेरा भी जरूरत पूरा हो गया। तो सामान के बदले सामान देना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। साधारण भाषा में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा भाई, याद रखिएगा। ठीक है, आइए सर अब बात करते हैं दोस्तों वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तु के बदले वस्तु का देना दोस्तों क्या होती है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली की 3 महत्वपूर्ण कठिनाई है भाई मेरे दोस्तों। वस्तु विनिमय प्रणाली की 3 कठिनाई है। आपका क्वेश्चन का आंसर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, थोड़ा सा मेरे जबान से भी कुछ बात सुन लीजिए, हो सकता है दोस्तों आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाए। मेरे दोस्तों रामू, मान के चलिए रामू के पास दोस्तों क्या है, बकरी है, और मेरे पास दोस्तों क्या है भाई, भैंस है। ठीक है भाई, मेरे भाई मैं रामू को कहूंगा, रामू एक बात बोलूं भाई। हाँ बोलो ना सर, क्या बोलना चाह रहे, क्यों डरते, बोलो ना। रामू मेरी बेटी का ना भी लग गया रामू। तो क्या हुआ, बकरी की जरूरत है रामू, दोगे क्या, बराती वाले को खिलाना होगा भाई। कितना लेना है, 4 को दे दो ना, काफी है, 4 को हो जाएगा। ठीक है मैं तुम्हें 4 को बकरी दे देता हूं, तुम्हें को भैंस दे दो। अरे रामू कर दिया ना भाई,
कर दिया ना, तुम्हारा बकरी इतना बड़ा बड़ा है, इतना छोटा छोटा है, तो मेरा इतना बड़ा भैंस को कैसे दे दूंगा? तो रामू कहेंगे ठीक है काट के दे दो, आधा भैंस को आधा काट के दे दो। नहीं रामू, ये गलत बात बोल रहे हैं भाई, हम भैंस को नहीं काट सकते हैं। तो मेरे दोस्तों पहला कमी हमारा था क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली में हम वस्तु को विभाजन नहीं कर सकते थे, हम वस्तु को काट नहीं सकते हैं। मेरे दोस्तों अगर हमारे पास पैसा रहता, मैं कहता रामू कितना, 4 को बकरी का 50,000, लो 50,000 लो, जा दे दो। वस्तु विनिमय प्रणाली का दोस्तों बात क्या था? आप विभाजन नहीं कर, याद रखिएगा, वस्तु का विभाजन नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्तों, इस चीज को ख्याल रखें। वस्तु क्या नहीं कर सकते भाई? वस्तु का विभाजन नहीं कर सकते, समझ गए मेरे भाई। दूसरा, आप दोस्तों वस्तु को माप नहीं सकते भाई, प्रणाली ही नहीं था। आइए सर टॉपिक की बात करते और समझ में आएगा गहराई से। तो पहला, दोहरे सहयोग का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय केवल उसी समय संभव हो सकता है जब व्यक्ति के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो और साथ ही वे आपस में एक दूसरे से बदलने को तैयार हो, परंतु ऐसा संयोग सदा संभव नहीं था। मैं रामू के पास गया, रामू सुनो ना रामू, बोले कि मेरा घर में ना शादी है, बकरी सब दोगे? नहीं भाई हम बकरी नहीं देंगे, मुझे बकरी नहीं देना है। वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे बड़ी कठिनाई थी मेरे दोस्तों कि हम उसी व्यक्ति से हम वस्तु का आदला बदली कर सकते थे, हम वस्तु का लेन देन कर सकते हैं। जिस व्यक्ति से जिस चीज की आवश्यकता होती थी उसी से हम आदला बदली कर सकते थे। अगर रामू को भैंस की जरूरत नहीं है तो रामू मुझे बकरी क्यों देगा भाई? यहाँ पे वही चीज कहा जा रहा है, गौर से सुनिएगा मेरे भाई, यहाँ पे वही चीज आप लोगों से कहा जा रहा है, गौर से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों से वही चीज कह रहा है, गौर से सुनिएगा। दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय केवल उसी समय संभव हो सकता है जब व्यक्तियों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु और साथ ही वे आपस में एक दूसरे से बदलने की तैयारी हो, परंतु ऐसा सदा ही संभव हो पाते थे, ना के बराबर होता था, है ना भाई। मुझे चावल खाना है, गेहूं, पहले बच्चा कह रहा कि नहीं भाई मैं गेहूं देने के लिए तैयार नहीं हूं, तुम चावल खाने से तुम तड़प तड़प के मर जाओ, फर्क नहीं पड़ता है, मैं गेहूं तो देने के लिए तैयार नहीं हूं। पहला प्रॉब्लम सर हमारा ये था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था सर हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली में, गौर से सुनिएगा। तो मूल्य संचय में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक प्रमुख कठिनाई यह है कि भविष्य के लिए विनिमय शक्ति का संचय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिकांश वस्तु क्षमाशील प्रकृति की होती थी। क्षमाशील प्रकृति मतलब दोस्तों, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली जो होती थी ना उस समय, मतलब जल्दी खराब होने वाली वस्तु थी। अच्छा मेरे दोस्तों, आज जैसे हमारा धान का सीजन है, धान की कटाई चल रही है, हमें हमारे घर में दोस्तों 1 कुंटल अगर धान आ जाएगी तो हम पूरा साल भर खा लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 20 कुंटल धान आ गया तो हम 19 कुंटल क्या करेंगे भाई, 19 कुंटल हम क्या करेंगे, बेच देंगे। उससे जो पैसा आएगी उसे हम दोस्तों भविष्य के लिए रख लेंगे। लेकिन दोस्तों उस जमाने में क्या था भाई, वस्तु को आप भविष्य के लिए संचित रूप से, यानी दोस्तों आप जमा के रूप में नहीं रख सकते भाई। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो ज्यादा दिन तक रहेगा ही नहीं, खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? पूरी तरह से खराब हो जाएगा। समझ रहे दादा बात को, है ना। यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि मूल्य संचय में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक प्रमुख कठिनाई यह है कि भविष्य के लिए विनिमय शक्ति का संचय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिकांश वस्तु क्षमाशील प्रकृति की होती है। क्या होती है भाई? अधिकांश वस्तु क्षमाशील प्रकृति की होती है भाई, ठीक है दादा। चलिए सर अब बात करते हैं मेरे रसगुल्लो टॉपिक पे। तीसरा पॉइंट क्या था सर हमारा, सामान्य मूल्य का मापक अभाव। मेरे में तीसरा पॉइंट यही था कि हम मूल्य मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली की तीसरी कठिनाई ये है कि वस्तु का विभाजन नहीं किया जा सकता है भाई, याद रखिएगा, वस्तु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। सामान्य मूल्य का मापक का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मूल्य का कोई मानक ना होने के कारण विनिमय की जाने वाले प्रत्येक वस्तु का मूल्य निश्चित करना एक कठिन काम था भाई। बस आपको नहीं लिखना है भाई, आपको इतना लिखना है, वस्तु विनिमय प्रणाली की तीसरी कठिनाई यह है कि वस्तु का विभाजन करना
वस्तु का विभाजन नहीं किया जा सकता है भाई, इतना लिखिएगा भाई। वस्तु विनिमय प्रणाली की तीसरी कठिनाई यह है कि वस्तु का विभाजन नहीं किया जा सकता था। हमारे पास ऐसा होगा ना भाई, तो ना भाई 2 किलो मटन दे देगा भाई, देगा या नहीं? आप बिल्कुल दे देंगे, लेकिन उस जमाने में ना रहेगा पैसा ना स्मूच, है ना भाई। और आज लड़की को मत बोलियो दादा, मैया सम्मान योजना जब से इलके ने रे भाई, अपन मरदवा के भूल गए रे दादा। हाँ, मरदवा के चिन्हल नहीं पा रहा है, ऐसा कर रहा है हमने के दीदी दादा, है ना। आइए सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है सर। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य का वर्णन करें। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य का वर्णन करें। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य का वर्णन करें। केंद्रीय बैंक क्या भाई? अरे मेरे भाई, इसी को तो बोलते हैं हम लोग, केंद्रीय बैंक को ही दोस्तों हम लोग एक तरह का बोलते हैं भाई। याद रखिए दोस्तों, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी को केंद्रीय बैंक का कार्य को बताना भाई। पहला दोस्तों केंद्रीय बैंक का कार्य क्या, आई एम रियली सॉरी भाई। और ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। केंद्रीय बैंक यानी दोस्तों हमारे का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिए मेरे भाई, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिए मेरे रसगुल्लो। क्या बताना है सर हमारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बताना है मेरे भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बताना है सर हमारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बताना है सर हमारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए सर बात करते हैं। केंद्र बैंक के प्रमुख कार्य बताइए। केंद्र बैंक के प्रमुख कार्य बताइए। पॉइंट नंबर 1 सर, याद रखेगा, केंद्रीय बैंक मतलब होता है सर क्या? रिजर्व बैंक। अरे मेरे भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? तो बताएंगे सर 1 अप्रैल। जी हाँ, APRIL। मुझे नहीं पढ़ा था मेरे भाई कि अप्रैल का स्पेलिंग कैसा होता है। 135 सॉरी, मतलब 1935 में इसका स्थापना होती है और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है भाई। ठीक है, आइए सर बात करते हैं दोस्तों टॉपिक पे। तो मुद्रा नीति का निर्धारण करना। केंद्र बैंक देश की मुद्रा नीति को निर्धारित करता है, जिससे आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। यह ब्याज दरों और मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रण करता है। दोस्तों यही तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सभी बैंकों को दोस्तों क्या देते हैं भाई? लोन देते हैं भाई। यही तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है मेरे रसगुल्लो, जो सभी बैंकों को क्या देते हैं भाई? लोन देते हैं भाई। क्या देते हैं? मोहब्बत से बोलिए, लोन देते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज क्या आ रहा है मेरे भाई, क्या कि केंद्र बैंक यानी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की मुद्रा नीति, यानी दोस्तों हमारा जो पैसा का पॉलिसी है, मुद्रा का जो नियम है, कानून है दोस्तों, तो मुद्रा की नीति को निर्धारित करता है। कितना मात्रा में हमें पैसा छपना चाहिए, कितना मात्रा में हमें पैसा नहीं छपना चाहिए, मेरे दोस्तों ये डिसीजन लेता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जिससे आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। यह ब्याज दरों और मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रण करता है। यह ब्याज दर और मुद्रा नीति को क्या करती है भाई? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्या करते हैं भाई? नियंत्रण करती है। जैसे दोस्तों इसका दूसरा काम क्या है? बैंक प्रणाली का नियंत्रण करना। जितने सारे बैंक है भाई, जितने सारे बैंक, SBI हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, ICICI बैंक हो गया, या दोस्तों आपका कैनरा बैंक हो गया, मतलब जितनी सारे बैंक है, सभी बैंकों को दोस्तों यह क्या करते हैं भाई? पैसा प्रोवाइड करते हैं, है ना। आइए सर मेरे दोस्तों, मैं टॉपिक पे बात करना चाहूंगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों, हर हाल में इस क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, बैंक प्रणाली का नियंत्रण। ठीक है, बैंक प्रणाली का मतलब होता है बैंक सिस्टम का कंट्रोल। या वाणिज्य मतलब दोस्तों व्यापारिक बैंक, वाणिज्य मतलब होता है कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक, या वाणिज्य बैंकों के लिए एक नियामक के रूप में कार्य करता है। मतलब दोस्तों हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक कानून बनाया है भाई, ये एक नियम बनाया है कि हमें कौन सा बैंक को कितना पैसा देना है, हमें कौन सा बैंक को कितना पैसा देना है। यह बैंकों को लाइसेंस देता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और एक बैंक खोलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि झारखंड ग्रामीण बैंक हो, है ना, तो मेरे दोस्तों क्या हो गया आपका बैंक का नाम? झारखंड ग्रामीण बैंक हो गया। मतलब आप चाहते हैं कि मैं एक बैंक खोलना चाहता हूं, जिस बैंक का नाम रखना चाहता हूं JGB, है ना भाई, JGB, JCB ने भाई, JGB। तो दोस्तों आपको लाइसेंस चाहिए। ये लाइसेंस भी कौन प्रोवाइड करता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन प्रोवाइड करता है मेरे लाडला? तो बताएंगे सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, यह वाणिज्य बैंकों के लिए एक नियमित रूप में कार्य करता है। यह बैंकों को लाइसेंस देता है, उनके संचालन की निगरानी करता है। और दोस्तों लाइसेंस देने के बाद आप क्या सोचते हैं कि भूल गए, आरबीआई हमारा भूल गए कि अरे निगरानी रखेगा रे, याद रखिएगा। जैसे दोस्तों आप कहते हैं अपने वाले से, सहेली से बोलते हैं उनकी सहेली से, जरा देख के आना किससे बात कर रही है वो, इसी तरह से दोस्तों ये निगरानी रखते हैं भाई। कौन? हमारा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उन्हें वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों कैसे आप अपने बैंक को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने बैंक को डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों वो क्या देते हैं भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉलेज देते हैं। किस बैंक को, जैसे भी जेजीबी बैंक को दोस्तों ये क्या देते भाई, क्या देते भाई, नॉलेज देते हैं कि आप किस तरह से आप अपने बैंक को आगे की ओर ले जा सकते हैं भाई, आप अपने बैंक को किस तरह से आगे की ओर ले जा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे रसगुल्लो। चलिए सर तीसरा काम, चौथा काम की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों जितना क्वेश्चन आज मैं बता रहा हूं भाई ये सारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और छपेगा मेरे दोस्तों, इसीलिए बता रहा हूं भाई। ठीक है, लास्ट टाइम कर लेंगे। सरकारी बैंकर क्या है, सरकारी बैंकर केंद्रीय बैंक सरकार के लिए बैंक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों सरकार को, हमारा मोदी को कोई भी बैंक, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, मोदी को दोस्तों एग्जांपल है, रियल घटना है। मोदी इतना जो चुनाव में खर्चा करता है, जैसे अभी बिहार में चुनाव हुआ, सब महिलाओं के खाते में 10-10 हजार करके दे दिया और सारा महिला बीजेपी को वोट डाल दिया भाई, है ना। तो इतना पैसा आया कहां से, तो दोस्तों वो विश्व बैंक से पैसा उधार लेता है, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका को वाशिंगटन डीसी में जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उससे लोन लिया। तो क्या मोदी के अकाउंट में आ गया, नहीं मेरे भाई, ये हमारा आता है कहां पे, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आने के बाद मेरे दोस्तों हमारा मोदी जाकर कहेंगे देखो मैं फलाना बैंक से इतना पैसा ट्रांसफर करवाया हूं आपके बैंक में, वो पैसा मुझे चाहिए। तब दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा को निकाल के मोदी को देते हैं और मोदी दोस्तों सारे महिलाओं के खाते में धड़ाधड़ 10-10 हजार करके देते हैं। रातों रात महिला चमक जाते हैं, और महिला जब चमक जाते हैं तो पुरुष का कोई वैल्यू नहीं होता है, और दबा देते हैं दोस्तों कमल छाप पे बटन, बाद में देखा जाएगा जो होगा सो। ठीक है, तो सरकारी बैंकर, केंद्रीय बैंक सरकार के लिए बैंक के रूप में कार्य करता है, सरकार के खातों का प्रबंध करता है और सरकारी ऋण जारी करता है। और सरकार को अगर लोन चाहिए, जैसे दोस्तों हमारे झारखंड का जो हमारे हेमंत सरकार को अगर लोन चाहिए तो दोस्तों हेमंत सरकार किससे लोन लेगा भाई, वो तो डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक से नहीं ले सकते क्योंकि ये तो राज्य की बात है भाई। तो वो किससे लोन लेंगे दोस्तों, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहेंगे रिजर्व बैंक मैया सम्मान योजना से पैसा खत्म हो गए रे, चुनाव आ गए, हम कैसन चुनाव जीतबो रे और पैसा खत्म हो गए। तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है तू घबरा क्यों रहा है, मैं पैसा दूंगा ना, चल लो पैसा लो, पैसा लो, जा सब महिला को खाता 25 और डालो, तब वोट तुम्हारा होगा। तब मेरे दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये मेरे दोस्तों क्या कहते भाई, पैसा डाल देते। ठीक है, चौथा पॉइंट, विदेशी मुद्रा का प्रबंध। यही सर मैं अभी आपको बताया था, मोदी का क्या कहते भाई, जैसे मोदी को अमेरिका से पैसा लेना तो डायरेक्टली मोदी के अकाउंट में थोड़ी ना आएगा भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आएगा, है ना। यह क्या कहा गया, विदेशी मुद्रा का प्रबंध, या विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध करता है और विदेशी मुद्रा की विनिमय दरों को स्थिर रखने का प्रयास करता है। मतलब विदेश से, अब अमेरिका से ले, रूस से, फ्रांस से, चीन से, किस देश से पैसा आप ले, उस पैसा को दोस्तों आपके अकाउंट में आएगा, बल्कि दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आएंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आकर आपको कहना होगा कि फला नंबर से, फला देश से, फला बैंक से इतना पैसा आया है, वो पैसा मैंने ट्रांसफर करवाने के लिए कहा था, वो पैसा आपको रिजर्व बैंक ऑफ, ठीक है। चौथा पॉइंट, आर्थिक अनुसंधान और सांख्यिकी। केंद्रीय बैंक आर्थिक डेटा और रिपोर्ट तैयार करता है जो नीति निर्धारण और आर्थिक विश्लेषण में मदद करता है। और जितने सारे बैंक है मेरे भाई, सारे बैंक है, सारे बैंकों को दोस्तों वो क्या करती है भाई, याद रखेगा, सारे बैंकों को मेरे भाई क्या करती है, तो बताएंगे सर वो सारे बैंक को मेरे दोस्तों विश्लेषण करते हैं कि किस बैंक को मैंने कितना पैसा दिया है, किस बैंक को मैंने कितना रुपया लिया है, साथ ही साथ किस बैंक से मेरा क्या रास्ता है और कितना बैंक से हमारी क्या बातचीत चल रही है, उन सारे बातचीतों के बारे में दोस्तों वो पूरा विवरण रखते हैं भाई। ये हमारा चौथा, पांचवा पॉइंट क्या था भाई। उम्मीद करता हूं मेरे शेरों सरनियों कि आप लोगों को पॉइंट नंबर 5 बड़ी सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर, हमारा अगला क्वेश्चन है सर हमारा, मुद्रा के प्रमुख कार्य बताएं। अच्छा मेरे दोस्तों, मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि सर पैसा क्या है, अगर मैं आपसे पूछूंगा, बताइए आप लोग बताइए मेरा रसगुल्लो, पैसा का कार्य क्या है।
आप कहेंगे सर व्हाट इज मनी वर्क। आपसे पूछा जाएगा सर पैसा का काम क्या है, बोलेंगे सर पैसा ही तो है जिस पैसे से हम तेल भरा के अपने वाले को लेकर जाते हैं कहीं और उससे हम बातचीत करते हैं। यस या नो, आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ, वही पैसा है दोस्तों जिस पैसे से आप किसी होटल में जाके खाना खाते हो और वही खाना के बदले आपको देना होता है क्या, रसगुल्ला देना होता है? नहीं मेरे भाई, आपको पैसा देना होता है। इसी पैसे के बारे में दोस्तों आपसे बात कहा गया कि पैसा का काम क्या है। आप क्या क्या बता सकते हैं? आप तो सिर्फ एक चीज बता सकते हैं मेरे भाई कि पैसा से हम सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा कोई और आंसर है तो बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा मेरे रसगुल्लो कि इसके अलावा भी आपके पास और भी प्रश्न है, नहीं बता सकते। लेकिन हमारा इकोनॉमिक्स कहता है कि पैसा का बहुत सारा कार्य है। जैसे पहला कार्य बताता है विनिमय का माध्यम। विनिमय का मतलब क्या होता है सर? लेन देन। क्या? और मेरे भाई मुस्कुरा के बोलिए, लेन देन। यानी पैसा है तभी दुकान वालों को मैं कहूंगा 4 गो गुटखा दे दो भाई 5 रुपया वाला, लो भाई 20 रुपया। यस या नो भाई, वो मुझे गुटखा दे देंगे, मैं उसे 20 रुपया पैसा दे दूंगा। वो भी काम क्या हो गया भाई, है ना? तो मेरे दोस्तों सामान के बदले हमने क्या दिया भाई? पैसा दिया। तो वही चीज कह रहा है विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा है तो हम सामान को खरीद पाते हैं, मुद्रा नहीं है तो हम सामान को नहीं खरीद पाएंगे। दुकान वाले से जाके कहना, ए दुकान वाले तुम सही तरीके से पानी नहीं पी पाते हो, तुम जो पानी पीते हो ना वो पानी शुद्ध नहीं है, मेरे घर में फिल्टर किया हुआ पानी है, लो 1 गिलास पानी, दे दो 1 गिलास दूध। देगा क्या? मारेगा 2 झाप, सीधा होके घर आ जाओगे भाई, है ना? तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है। पैसा से ही सब कुछ लेन देन होती है जिसका उपयोग वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। कहेंगे ए मेरे भाई वस्तु तो समझ गए भाई, सेवा क्या है? सर्विस। मैं कहूंगा अरे भाई सुनो ना, मेरा घर में इतना गिट्टी है भाई, इस गिट्टी को ना थोड़ा सा घर से बाहर फेंक दो भाई, घर से थोड़ा बाहर फेंक दो, कितना लेगा? 300 रुपया। तो दोस्तों मेरा गिट्टी को उठा के वो घर से बाहर फेंक दिए, यानी मेरा सेवा कर दिए। सेवा के बदले उसे हम पैसा देंगे मेरे दोस्त। हो गया भाई, सॉरी विनिमय का माध्यम हो गया भाई। क्या हो गया सर? मुस्कुराकर बोलिए, विनिमय का माध्यम हो गया। तीसरा पॉइंट, सॉरी दूसरा पॉइंट, मूल्य का मापक। मुद्रा मूल्य का मापक होती है। अरे यही तो पैसा है जिस पैसा से हम बोल सकते हैं मुझे 1 किलो दूध चाहिए, मुझे 5 लीटर तेल चाहिए। पैसा नहीं होता तो फिर वही काम होता वस्तु विनिमय प्रणाली। फिर रामू से कहते, रामू दोगे बकरी क्या? फिर रामू कहता नहीं देते, नहीं देंगे भाई, तो हमें तड़पना पड़ता, बाराती लौट कर चले जाते, मेरा घर मेरा बेटी जो है ऐसे ही बैठ के रह जाती। उछल पा रहे हैं ना रे दीदी? आइए, मूल्य का मापक। मुद्रा मूल्य का मापक होती है जिसका उपयोग वस्तु और सेवाओं के मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यही तो पैसा है जिस पैसे से हम लोग बताते हैं देखो 300 रुपये हम हाजिरी नहीं दे पाएंगे, तुम्हें 280 रुपये में हाजिरी में काम करोगे? वो कहेंगे ठीक है भाई, मुझे काम नहीं मिल रहा है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा काम हो गया भाई। तीसरा काम क्या, अगर हम बात करें मेरा रसगुल्लो, तीसरा काम क्या है? ध्यान से देखिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो मेरे दोस्तों आप अपने दिल के दरवाजे पे नोट डाउन कर ले। क्या मेरे भाई? आप अपने दिल के दरवाजे पे नोट डाउन कर ले। अस्थगित भुगतान का मान। मुद्रा का स्थगित भुगतान वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या संगठन किसी वस्तु या सेवाओं को अभी प्राप्त करता है लेकिन उसका भुगतान बाद में करता है। और मेरे दोस्तों मुद्रा का एक और काम है, कहेंगे मेरे रसगुल्लो और मेरे शेर शेरनियों, देखो भाई आप मुझे अभी सर्विस दे दो, मेरे पास पैसा नहीं है भाई, मैं बाद में दे दूंगा, अभी मेरा गिट्टी को बाहर फेंक दो, नहीं तो फिर सांप आ जाएगा, नागिन डांस करेंगे, फिर मेरे बच्चों को काटेंगे, हॉस्पिटल ले जाना होगा, मैं आपको पैसा दे दूंगा, प्लीज आप मेरा घर से बाहर फेंक दो। तब मेरे दोस्तों व्यक्ति मेरे सेवा कर देंगे, उसके बदले मेरे दोस्तों मैं क्या दूंगा भाई? पैसा दूंगा। यस या नो? पैसा दूंगा मेरे भाई। चौथा पॉइंट, मूल्य का संचयन। मुद्रा मूल्य का संचयन का अर्थ है कि मुद्रा को एक निश्चित समय के लिए बचाया जा सकता है। ए मेरे रसगुल्लो, जब हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली था, क्या हम लोगों ने वस्तु विनिमय प्रणाली को भविष्य के लिए निश्चित राशि को भविष्य के लिए तो संचित के रूप में रख सकते थे? नहीं मेरे भाई, क्योंकि खराब हो जाता था। लेकिन दोस्तों पैसा अगर आपके पास है तो यही पैसा दोस्तों आप ना जाने मेरे रसगुल्लो कितने सालों तक आप अपने
बैंकों में रख सकते हो। यहाँ पे वही चीज कहा गया, मूल्य का संचयन। मुद्रा मूल्य का संचयन का अर्थ है कि मुद्रा को एक निश्चित समय अवधि के लिए बचाया जा सकता है और भविष्य में इसे मूल्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कल दिन जाके मेरे लड़की का शादी लगेगा, मैं कहूंगा मुझे बैंक से पैसा निकालना है और इसी पैसे से मुझे शादी भी करवाना है। क्या मेरे भाई, इसी पैसे से मुझे शादी भी करवाना है। उम्मीद करियो रे दादा, तो नहीं बतवा बुझल पारी गली। अगला पॉइंट सर, अगला पॉइंट सर मेरे भाई ध्यान से देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है मेरे भाई, मूल्य का हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब क्या है सर, ट्रांसफर। याद रखिए दोस्तों, हस्तांतरण का मतलब क्या होता है मेरा रसगुल्लो, ट्रांसफर। पापा से कहना, पापा मैं हॉस्टल में हूं, 2000 भेज देना, रूम रेंट भरना है। बोलते हैं या नहीं भाई? क्या मेरे दोस्तों आपका पापा आपके पास जाते हैं क्या? नो, आपका अकाउंट में डाल देते हैं, आपको किसी के माध्यम से भेज दिया जाता है। क्या आपको घर आने की जरूरत पड़ता है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों पैसा ट्रांसफर भी कर सकते है ना। तो मूल्य का ट्रांसफर यानी दोस्तों मनी ऑफ ट्रांसफर। मुद्रा का मूल्य हस्तांतरण का अर्थ है कि मुद्रा का उपयोग किसी भी व्यक्ति या संगठन के बीच मूल्य या संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। इसे लेन देन में भुगतान या व्यापार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आपका पापा का अगर दुकान है, आपका पापा जहां से सामान लाते हैं, कहते हैं कि ये मेरे 10 किलो आलू, 10 किलो प्याज, 10 किलो चीनी का बोरा ला देना, पैसा मैं भेज देता हूं। आया ना मेरे दोस्त? तो पैसा ट्रांसफर भी होता है, जमा भी होता है, वस्तु को मापता भी है और पैसा से लेन देन भी करता। याद रखिए, क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा नहीं, छप चुका है। जाइए, यकीन नहीं होते तो जैकबोर्ड जाके देख सकते हैं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे। क्वेश्चन को जितना तारीफ किया जाए भाई उतना कम है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के साक्ष्य से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन को आपको करना नहीं भाई, हटाइए इस क्वेश्चन को मेरे भाई। क्या करना भाई? ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करना भाई, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसे आपको नहीं करना भाई। आओ मेरे रसगुल्लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। और आज का मेरा सबसे प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये क्वेश्चन छपेगा नहीं भाई, छप चुका है। यकीन नहीं होता तो जाइए जैकबोर्ड, जाइए मेरे भाई, मैं भाड़ा दे दूंगा आपको। व्यावसायिक बैंक यानी दोस्तों आपसे बिजनेस बैंक नहीं, कमर्शियल बैंक के बारे में पूछा गया कि व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया मेरे भाई, आपको बताना होगा। व्यावसायिक बैंक के कार्य बताइए। व्यावसायिक बैंक वित्तीय संस्था होते हैं जो मुख्य रूप से जमा स्वीकार करने, ऋण देने और अन्य वित्तीय सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। ए मेरे रसगुल्लो, अगर आप लोग ग्रामीण इलाके से हैं तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे एक व्यापारिक बैंक होता है, जिस बैंक से हम पैसा जमा भी कर सकते हैं, पैसा ले भी सकते हैं, पैसा दे भी सकते हैं। दूसरा काम सर, वो ग्रामीण बैंक, सॉरी हमारा जो व्यावसायिक बैंक होती है, जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है, जो हमारा बिजनेस बैंक होती है, वो बैंक दोस्तों छोटे छोटे किसानों को ऋण प्रोवाइड करते हैं, ताकि जाइए आप अपने खेती कीजिए और आप अपने खेती एग्रीकल्चर को विकास की राह पर लेकर जाए। हाँ, ये बात तो तय है कि मैं आपसे पैसा तो लूंगा, लेकिन आप कम से कम इस पैसे से विकास तो कर लेंगे भाई, समझ रहे ना। तो यहाँ पे वही चीज आपसे क्या रहा है मेरे भाई, क्या कि व्यावसायिक बैंक को वित्तीय संस्थान होते हैं जो मुख्य रूप से जमा स्वीकार करने या ऋण देने और अन्य वित्तीय सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनका कार्य प्रमुख है। पहला, जमा स्वीकार करना। स्वीकार का स्पेलिंग गलत लिखा है मेरे भाई, ठीक है, आप लोग सही कर लेंगे बस, ठीक है। एक्चुअली सही लिखा है, स्वीकारना वो डायरेक्टली लिख दिया भाई, ठीक है ना। चलिए सर, सही लिखा है भाई, ठीक है, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। जमा स्वीकार करना, बैंक विभिन्न प्रकार के खातों, जैसे चालू खाता हो गया, बचत खाता हो गए, है ना भाई, बहुत सारे खाता होते भाई, चालू खाता हो गया, बचत खाता हो गया, निश्चित जमा अवधि, बोलते ना भाई मेरे बेटी के नाम पे 2 लाख रुपया फिक्स कर दो, भाई फिक्स डिपॉजिट नहीं बोलते भाई, जब मेरे नाती के नाम पे 2,000 रुपया या 2 लाख रुपया या दोस्तों 1 लाख रुपया फिक्स कर दो, बोलते या नहीं। तो बैंक विभिन्न प्रकार के खाते, जैसे चालू खाता, बचत खाता या कोई जमा निश्चित खाता खोलते हैं और ग्राहकों से धन जमा करते हैं। यह जमा बैंकों की
बैंकों की मूल मुख्य आय का स्रोत है, स्रोत बनता है भाई। क्या बैंकों के पास पैसा होती है मेरे भाई? तो बैंकों के पास पैसा नहीं होती है, हमारा पैसा से ही दोस्तों वो बैंक को चलाते हैं। मैं दिया हूँ, आपको निकालना है तो मेरे दोस्तों आप हमारे पैसा को ही आपको क्या देंगे भाई? बैंक वाले देंगे निकाल के। क्या बैंक अपने बाप घर से पैसा लाता है? नहीं लाता है, लेकिन हाँ लाता है मेरे रसगुल्लो। कहां से? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं आपको अभी बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेरे दोस्तों एक ऐसी बैंक है जो सभी बैंकों को क्या करती है भाई? लोन प्रोवाइड करती है। और वो लोन दोस्तों बैंक कुछ रकम अपने पास रखते हैं और कुछ रकम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देते हैं, और बचे हुए पैसा से वो दोस्तों जनता के साथ, ग्राहकों के साथ लेन देन करते। याद रखेगा, ठीक है? तो बैंक विभिन्न प्रकार के खाते जैसे चालू खाता, बचत खाता या निश्चित जमा खाते खोलते हैं और ग्राहकों से धन जमा करते हैं। यह जमा बैंक की मुख्य आय का स्रोत बनता है, ठीक है? आइए सर पॉइंट नंबर, अगर हम लोग दूसरा पॉइंट की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो ऋण प्रदान करता है। मैं अभी बताया भाई कि हमारा जो व्यावसायिक बैंक होती है, हमारा जो बिजनेस बैंक होता है, वो छोटे छोटे ग्रामीण इलाके में जो किसान भाई होते हैं ना भाई, वो किसानों को दोस्तों क्या करते हैं भाई? लोन प्रोवाइड करते हैं, ऋण देते हैं, ताकि मेरे दोस्तों उस ऋण से आप अपने एग्रीकल्चर को विकास की राह पर लेकर जा सकते हैं। जब आपके पास पैसा आ जाएगी, आप जाइएगा, सर आपने 5,000 टका दिया था, ये पैसा ले लीजिए, हमारा किसान, हमारा खेती बहुत फसल उत्पादन हो रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। तब बैंक वाले कहेंगे, अरे पगला 5,000 टका तो हम ना लेबो रे, तर इंटरेस्ट लाग तो कितना देना होगा भाई? इंटरेस्ट 500। अरे ले ले 1,000 टका, जा खुशी से ले ले 1,000 टका, है ना भाई? होता है या नहीं भाई? गांव इलाके में होता है या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है मेरे रसगुल्लो, है ना? ऋण प्रदान करना, बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के ऋण जैसे व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, चो भाई घर बनाना है, ले भाई पैसा, शिक्षा, भाई आपको पढ़ाई करना है, आपको बीटेक करना है, आपको बीएड करना है, आपको लॉयर बनना है, जाओ भाई लो 5 लाख टका पैसा, जाओ बन जाना, जिस दिन बनकर आओगे पैसा लौटा देना, समझ रहे ना? और व्यापार करना, लो व्यापार करना है, बैल बकरी भैंस मछली सुअर पालन कर रहे हैं, लो पैसा, लो पैसा, ठीक है? ऋण व्यापार करना प्रदान करते हैं जिन्हें ग्राहक ग्राहक क्या करते हैं मेरे भाई? निर्धारित समय अवधि में ब्याज सही चुकाते हैं भाई। और दोस्तों जब भी दोस्तों हमारा जो अभी हमारा व्यवसायिक बैंक ऋण देती है ना भाई, ऋण देते समय कहते हैं कि आपको 5,000 टका हम दे रहे हैं, 1 साल के बाद आप जब लौटाओगे ना तो 5%, 10%, चलिए भाई 10%, ठीक है, 10% आप मुझे इंटरेस्ट देंगे। तब हमारा ग्राहक कहता है 10% नहीं समझ में आता है, कितना देना होगा? कहते हैं 500 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, यानी आपको मैं 5,000 दे रहा हूँ और 500 रुपये आप एक्स्ट्रा देंगे, तो हमारा कितना हो गया भाई? 5500 रुपया हो गया। कितना मेरे भाई? 5500 रुपया पैसा हो गया, है ना? तो मुद्रा का विनिमय, ठीक है? तो बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय सेवा प्रदान करते हैं, जैसे विदेशी यात्रा या व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होती है भाई, ठीक है? चेक और भुगतान सेवा करते हैं भाई, ये चेक भी देती है दोस्तों, जैसे हम चेक के माध्यम से पैसा उठाते हैं, हम क्या करते हैं मेरे भाई? हम चेक के माध्यम से पैसा उठाते हैं, है ना? तो चेक और भुगतान सेवा, बैंक चेकों और अन्य भुगतान उपकरणों जैसे हमारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड, नहीं बोलते भाई हमारा डेबिट कार्ड है, हमारा क्रेडिट कार्ड है, नहीं बोलते भाई, के माध्यम से लेन देन की सुविधा प्रदान करते हैं। जाओ भाई आपको डेबिट कार्ड भी देता हूं, आपको क्रेडिट कार्ड भी देता हूं, आप जमा भी कर सकते हैं इस कार्ड से, आप निकाल भी सकते हैं, हम लोग एटीएम के माध्यम से निकालते हैं मेरे दोस्तों, ये भी आपको पता होगा। आइए सर अगला पॉइंट की हम लोग मोहब्बत से बात करते हैं। अगला पॉइंट से सुरक्षा सेवा, बैंक अपने ग्राहकों के लिए लॉकर सुविधा प्रदान करते हैं। और मेरे रसगुल्लो बहुत सारे ऐसे घर होंगे जिसके घर में चांदी का भरमार भंडार पड़ा है और उस घर वाले को लगता है क्या लगता है भाई? मोहब्बत से बोलिए ना भाई, क्या लगता है मेरे रसगुल्लो? आप कहेंगे सर घर वालों को ना डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारा तिजोरी को तोड़ के और बाहर लेकर चोर चले जाए। तब मेरे दोस्तों घर वाले कहते जगह होता जहां पे हम अपने पैसा को जमा कर सकते, सॉरी हम अपने सोना चांदी गहना गुड़िया को हम सुरक्षित रूप से हम रख सके, है ना? तब मेरे दोस्तों क्या करके घर वाले को बैंक समझाते हैं 10% या साल भर में 1,000 रुपया लगेगा, आपका सोना इतना सारा है, आप मुझे दीजिए, मैं आपको सुरक्षित रूप में रख दूंगा। तो घर वाला का
घर वाले क्या करते हैं मेरे दोस्तों, ए, क्या है, सारे गहना गुड़िया को दोस्तों क्या करते हैं भाई, वो बैंक में जा देते हैं, साल भर में कुछ टेस्ट देते हैं, और जितने क्या है वो सुरक्षित रहते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लोकर। ठीक है, तो बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोकर सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने मूल्यवान सामान जैसे आभूषण, कागजात, कोई भी कागज वगैरह हो गया जो कीमती चीजें हैं आदि को सुरक्षित रख सकते हैं कहाँ पे, बैंकों में। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई, सुरक्षा सेवा, सुरक्षा सेवा। ठीक है, अगला देखिए, निवेश सेवाएं, क्या मेरे भाई, निवेश सेवाएं। देखिए बैंक निवेश योजना, म्यूचुअल फंड, आप लोग अक्सर मेरे दोस्तों आप लोग सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो पता होगा, अभी म्यूचुअल फंड पर ही जबरदस्त चल रही है भाई, है ना। तो जैसे बैंक निवेश योजना, म्यूचुअल फंड, बीमा उत्पाद और अन्य वित्तीय योजना प्रदान करके ग्राहकों को निवेश के लिए विकल्प देते हैं दोस्तों, कि आप आइए हमारे साथ, कोई ऐसा स्कीम है, आप लोग देखिएगा दोस्तों बैंक में विभिन्न प्रकार के स्कीम होती है, उस स्कीम के लिए ग्राहकों को क्या करते हैं भाई, वो दोस्तों अवसर देते हैं, आप आइए हमारे साथ म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, या जितने सारे और भी योजना है, सारी योजना, जैसे दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो देखिएगा मेरे भाई, सुकन्या योजना जो गर्ल्स के लिए होते भाई, है ना, 0 से लेकर के शायद 6 साल का या 12 साल का तक देखिएगा योजना होती है, मतलब सरकार बहुत सारी योजनाएं देती है ना। इन सब योजना के साथ दोस्तों हमारा कोलेब्रेशन करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए बैंक हमें बुलाते हैं। हम लोग दोस्तों अनपढ़ लोग हैं, हम लोग कैसे जाएंगे उनके पास, है ना। इसलिए दोस्तों इतना तो पढ़ ले कम से कम, मुझे पता है मर्द कुल में जन्म लिया है, काम करना पड़ेगा, औरत के कुल में जन्म लिए हैं तो चूल्हा फूकना होगा, लेकिन इन सब चीजों के पहले भी मेरे दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों का हम लोगों को समझना होगा, तब मेरे दोस्तों हम जीवन में कुछ, ये इस सब तो हमारा भाई अंतिम ऑफर है, ये तो हमारा अंतिम ऑप्शन है, मतलब ये तो हमें करना ही करना है, लेकिन इससे पहले भी तो हमारे जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, जिसे दोस्तों हम अपने नौकरी की राह पे, बिजनेस की राह पे एक अच्छे इंसान कम से कम तो बने, के लिए दोस्तों आपको सही तरीके से आपको स्टडी करना होगा। तो आशा कर रही हो रे भाई हमारा बहन कि तूने हमारे बतवा बुझल पा रही गली, उम्मीद करियो ना रे दादा। एक सामूहिक की मांग है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक बार मेरे भाई सारा स्टूडेंट्स दबा करके बताइए कि सर कि आपको यहाँ तक समझ में आया या नहीं भाई। मेरे दोस्तों ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये पूरा का पूरा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। अब मैं जो क्वेश्चन लेकर आऊंगा ना भाई, वो ज्यादातर आपका 3 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। हम लोग जल्दी जल्दी दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे सब्जेक्टिव ना, तो टेंशन थोड़ा सा दूर हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक दिन में हम लोग 200 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ एक दिन दोस्तों मैं क्या करूंगा, एक सेपरेट से क्लास लेकर आऊंगा आपका न्यूमेरिकल का, मैथमेटिक्स का बादशाह बना दूंगा। वादा कीजिए मेरे दोस्तों कि आप जो बताएंगे सर वो करने के लिए तैयार है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं, मुलाकात करता दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आप लोग अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त रहे। जाने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं।